वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज कोई लेक्चर्स नहीं, आज कोई नोट्स नहीं, आज थोड़ी बातें होंगी, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग इतने दिन से आप लोगों के लिए वीडियोस और लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों को हमने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया कि हम क्या क्वालिफाइड हैं और कैसे हम अपने आप को क्वालिफाइड समझते हैं आपको बीएससी और एमएससी के लिए पढ़ाने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं थोड़ी सी बातें आपको बताऊंगी। और जैसे कि CSIR नेट का एग्ज़ाम मोस्ट ऑफ द एमएससी के स्टूडेंट्स देना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो है अपना तैयारी करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की, तो उसके लिए वो लोग CSIR नेट का एग्ज़ाम देते हैं। तो मैंने भी CSIR नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहती हूँ कि आप एमएससी के दौरान ही कैसे टाइम को यूटिलाइज़ करके आप कैसे अपना CSIR नेट का एग्ज़ाम विद इन अपने एमएससी के टेन्योर में ही क्लियर कर सकते हैं। कम से कम नेट तो आप क्लियर कर ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले सवाल आता है कि जो बच्चे पूछते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि आप एमएससी के दौरान ही अपना CSIR नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिए। तो ये बिल्कुल हाँ पॉसिबल है, बहुत सारे बच्चे करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे रैंक से करते हैं। तो इसलिए आप पहले तो इस चीज़ को पॉसिबल मानिए, क्योंकि अगर आपका कोई भी गोल है तो अगर आप उसको अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि आप उसको पॉसिबल माने, तभी आप उसको अटेन कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया कि हाँ एमएससी के दौरान बिल्कुल ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जा सकता है, चाहे वो CSIR नेट JRF का एग्ज़ाम हो, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो, या और भी जो JRFs के एग्ज़ाम होते हैं जैसे DBT ICMR। तो ये सारे एग्ज़ाम्स क्रैक हो सकते हैं, बट मैंने सिर्फ CSIR नेट JRF क्लियर किया है, इसलिए मैं सिर्फ उसके रिलेटेड ही आपको गाइडेंस दे सकती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। तो सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगी कि सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या कोचिंग नेसेसरी है JRF का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, क्या सेल्फ स्टडी से JRF नहीं क्वालिफाई हो सकता। तो इसका आंसर है कि हाँ बिल्कुल JRF आपका सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि जो JRF का सिलेबस है, ठीक है, उसमें सिर्फ आपको सिलेबस को पढ़कर समझना नहीं है, उस समझ को जो आपकी डेवलप हुई है उसको आपको क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। तो मैंने जितना समझा है सिलेबस को और मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है लोगों को कि कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो मैं इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से ये आंसर दूंगी कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको किस तरीके से करना है, इस चीज़ के लिए आपको थोड़ी सी मतलब रिक्वायरमेंट है गाइडेंस की। चाहे आप कितने भी अच्छे मतलब अपनी नज़र में आप अपने आप को मानते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की यहाँ पर ज़रूरत है कि क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है, स्पेशली जो पार्ट C के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनकी अप्रोच क्या रखनी है, कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि 100% स्टूडेंट्स को कोचिंग की आवश्यकता है, लेकिन मैं यहाँ पर मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ कि अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो तो आपको क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है इसके लिए आपको कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जिन्होंने वो काम किया है और जो उस कोचिंग में पढ़ा रहे हैं लोग, ठीक है, उन्होंने इतने सालों का पेपर एनालाइज़ किया है, इतने सालों का पेपर उन्होंने सॉल्व किया है कि उनकी एक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी डेवलप हो गई है, ठीक है। आप PYQ सॉल्व करिए, PYQ सॉल्व आप जब करेंगे तो आपकी भी वो जो है थिंकिंग डेवलप होगी। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टाइम लिमिट होती है, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आप जो टाइम देते हैं उसमें आपके पास एक टाइम लिमिट होती है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप प्लीज़ कोचिंग को प्रिफ़र करो, जिससे आप कम समय में जो है अपना आउटपुट दे सकें, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि कोचिंग तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो मैं ये बात कहूँगी कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप फोकस्ड हो, अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो और आपको किस तरह से चीज़ें करनी है, आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, ठीक है, अगर आप डेडिकेटेड बच्चे हो तो आप ऑनलाइन कोचिंग के लिए जाइए। बिल्कुल आपको ऑफलाइन कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से ऑनलाइन कोचिंग में अपना प्लान्ड वे में अपना सिलेबस कवर करिए, प्रैक्टिस करिए, मॉक्स दीजिए और आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग इनफ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अभी स्टार्टिंग फेज़ में हो, आप एग्ज़ाम के बारे में उतना नहीं जानते हो, आपको सिलेबस के बारे में उतना पता नहीं है, आपके बेसिक्स नहीं क्लियर हैं, ठीक है,
और आपके अंदर थोड़ी सी डेडिकेशन और डिसिप्लिन की कमी है, तो मैं आपको प्लीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप ऑफ़लाइन में ही जाइए, आप ऑनलाइन के चक्कर में मत फंसिए। नहीं तो आप ऑनलाइन कोचिंग करते जाएंगे और आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, फिर आपको समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो अगर आप एक बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट हो तो आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हैं या फिर आपको थोड़ी थोड़ी देर पे मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो ऑफ़लाइन कोचिंग ही आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि जब आप ऑफ़लाइन कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ पर डिस्कशंस होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे आप देखते हैं कि हाँ सामने वाला बंदा कितना पढ़ चुका, और इस तरह से एक कंपटीशन की भावना डेवलप होती है। आपको दिखाई देता है कि आपका कंपटीशन कहाँ चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को दोनों कैटेगरीज़ में आप थोड़ा सा अपने आप को तौलिएगा ईमानदारी से, उसके बाद आप अपना सजेशन लीजिएगा कि कौन सा आपको करना है, ऑनलाइन या ऑफ़लाइन। तो ये हो गई तीसरा क्वेश्चन। अब बात आती है चौथे क्वेश्चन की, कितनी यूनिट पढ़ें। सबसे बड़ा क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी है कि कितनी यूनिट कवर करें 13 यूनिट में से। ठीक है, और एक बात मैं इसमें एड्रेस करना चाहूँगी, जिस तरह से अभी लास्ट के 2-3 बार के पेपर आ रहे हैं स्पेशली उनके रेफरेंस में। तो देखिए, पहले जब हम लोग मतलब कभी भी आप कोचिंग या फिर कोचिंग में जाइए या फिर किसी क्वालिफाइड पर्सन से पूछिए कि मुझे CSIR नेट की प्रिपरेशन करनी है, मैं कौन कौन से यूनिट्स पढ़ लूँ, मैं कौन कौन सा टॉपिक तैयार कर लूँ। ठीक है, तो मैं ये आपको मिथ आपका बस्ट करना चाहूँगी कि ये चीज़ें मिथ हैं कि कोई एक यूनिट इम्पॉर्टेंट है, कोई एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अभी जो लेटेस्ट सिनेरियो चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आप भी पेपर देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि जिन चीज़ों को सबसे इम्पॉर्टेंट बोला जाता था, ठीक है ना, जैसे कि जब हम लोगों ने पेपर दिया था 2022 सितंबर वाला पेपर भी, और मैंने जो है फरवरी 2022 वाला पेपर भी दिया था, तो उसमें सिर्फ मेरा नेट क्वालिफाई हो पाया था। उस समय मेरा MSc 3rd सेमेस्टर चल रहा था। ठीक है, तो वो हुआ था, और सितंबर वाले में JRF क्लियर हुआ फाइनली। तो दोनों पेपर में ये चीज़ थी कि जिन चीज़ों को हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट समझते हैं, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अल्ट्रुइज्म का टॉपिक हो गया, कभी भी आप एवोल्यूशन खोलेंगे आपको फर्स्ट सजेशन दिया जाएगा हाँ रिलेटेडनेस पढ़ लेना, अल्ट्रुइज्म पढ़ लेना। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स हुए, या फिर ड्रोसोफिला से रिलेटेड हुआ, तो चीज़ें वहाँ से नहीं पूछी गई जहाँ से हमने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ ये चीज़ें तो ज़रूर पूछी जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कुछ कोई भी टॉपिक आप पढ़िए तो ये सोच के मत पढ़िए कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। फॉर CSIR नेट सिलेबस एवरी माइन्यूट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन सही होगा तो आपको नंबर 4 ही मिलेंगे, चाहे वो इकोलॉजी का क्वेश्चन हो, चाहे वो फंडामेंटल का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो अपने पूरे सिलेबस को एक जैसा ट्रीट करिए। और मैं आपको सबसे बड़ा सजेशन ये देना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए उन्होंने 6 यूनिट का टारगेट बनाया, ठीक है, तो ये नहीं करेंगे कि वो एक यूनिट पूरा अच्छे से पढ़ें फिर नेक्स्ट यूनिट पे जाएं। उनको ऐसा लगता है कि हर यूनिट में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे 13 यूनिट है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर कर लें और उनका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो मैं अगेन यही बात पे जोर दूंगी कि कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है और सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक एक टॉपिक पढ़ने के बजाय, हर यूनिट से इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के बजाय आप एक एक करके यूनिट्स कवर करिए, जिससे कि इसमें तो आपका पक्का हो जाए कि इस यूनिट से कम 4 क्वेश्चन तो आएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हो गई। तो यूनिट आप अगर मेरी माने तो आप तो मतलब अगर आप 8 यूनिट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, 8 यूनिट्स सबसे सेफ़ नंबर यही है। अगर आप 8 यूनिट अच्छे से पढ़ रहे हैं कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि जो रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, मैं उस क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ, एक जनरलाइज्ड वे में बात कर रही हूँ। अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करके 8 यूनिट तैयार कर लेते हैं तो आपका JRF स्मूथली हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई यूनिट्स की। तो ये थी कुछ बातें JRF के एग्ज़ाम को लेके। अब मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, स्ट्रैटेजी मेरी क्या थी और मैंने कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। ऑल्दो मैंने बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई नहीं किया है, मेरी रैंक कोई ख़ास अच्छी नहीं है, बट हाँ JRF में आपका क्वालिफाई हो जाए, और मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में रैंक का कोई ख़ास रोल नहीं होता है। ठीक है, तो मैं भी इस समय PhD में इनरोल्ड हूँ CSIR CDRI में। तो अगर ये भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो आप ये बेफिक्र रहिए कि JRF के किसी रैंक से आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 1-2 इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, जैसे कि IISc बेंगलोर है, तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया रहता है, लेकिन और बाकी मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट में आप JRF क्वालिफाइड हो, ये मोर देन इनफ है।
तो अब बात करते हैं मेरी। तो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे सबको पता चलता है कि हाँ जेआरएफ नाम का कोई एग्ज़ाम होता है, ठीक है। हमारे सीनियर से या फिर कोई मतलब यूट्यूब से कहीं से भी हमें पता चलता है कि जेआरएफ नाम का कोई एग्ज़ाम है और इसको क्वालिफाई करके आप पीएचडी कर सकते हो, नेट से आप लेक्चरशिप का एलिजिबिलिटी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो हमें भी पता चला और हम हैं कोविड बैच के, मतलब हमारा जो 3 सेमेस्टर था एमएससी का वो गया था ऑनलाइन। 3 सेमेस्टर हमने ऑनलाइन पढ़ाई की है और जो लास्ट सेमेस्टर था वो हमने ऑफलाइन पढ़ाई की है, ठीक है। तो ये टाइमलाइन चलती है। मेरी जो एमएससी ख़त्म हुई है वो है जून में ख़त्म हुई है और एग्ज़ाम था सितंबर में। तो मैं फ़र्स्ट वाले अटैम्प्ट की उतनी बात नहीं करती हूँ क्योंकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ज़्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं था, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लासेस नए नए स्टार्ट हुए थे, हम लोग भी उससे उतने फेमिलियर नहीं थे, चीज़ें बहुत हेक्टिक चल रही थी। तो फर्स्ट अटैम्प्ट की बात नहीं करते हैं जो फरवरी वाला था, क्योंकि उसमें मैं बोलूँगी तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, इसलिए इससे अच्छा है मैंने इसमें सिर्फ 2 से 3 यूनिट कवर कर ली थी। हाँ, अच्छे से कवर करी थी, लेकिन उस बार ऐसा हुआ था कि सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम का पेपर आया था वो बहुत ही मेथडोलॉजी बेस्ड था, मतलब नॉलेज बेस्ड उतना ज़्यादा नहीं था। जैसे एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन होता है ना कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताया है और आपको कंक्लूड करना है, तो इस तरह का पेपर था, इसलिए मेरा कैसे भी करके नेट हो गया था, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे ही हुआ था बट हो गया था। अब बात करते हैं सितंबर वाले एग्ज़ाम की। तो हमारे पास समय था, लेकिन मार्च से हमारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया था और ऑफलाइन क्लास की बहुत हेक्टिक स्केड्यूल थी, ठीक है ना। लेकिन नेट के एग्ज़ाम के लिए मैंने क्या क्या पढ़ा था, मेरी इकोलॉजी की यूनिट और बायोकेमिस्ट्री की यूनिट, ठीक है, और सम वॉट फंडामेंटल बायोलॉजी, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह ये सब स्टार्ट हुआ था। फंडामेंटल बायोलॉजी और इवोल्यूशन ये दोनों हल्का हल्का हुआ था, ठीक है ना। तो इतनी मेरी प्रिपरेशन थी। अब मुझे क्या करना था, मुझे डेवलपमेंटल बायो पढ़ना था, क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया था कि मुझे कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है। उस टाइम पे मैंने 6 या 7 यूनिट का टारगेट रखा था कि 7 यूनिट मुझे अच्छे से करनी है और जो बाकी 9th यूनिट है डाइवर्सिटी वाला यूनिट उसको देख लेना है, क्योंकि मैं जूलॉजी की स्टूडेंट हूँ और मेरा ग्रेजुएशन में भी बॉटनी और जूलॉजी तीनों साल था, तो इसलिए थोड़ा बहुत नॉलेज था। तो सोचा था कि 9th यूनिट ऐसे ही मतलब पढ़ लेंगे या फिर PYQ सॉल्व कर लेंगे, उसमें ज़्यादा इनपुट नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ पता नहीं रहता कि क्या होगा, ठीक है ना। तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है 9th वाले यूनिट पे, उसके बजाय ऐसे यूनिट्स पे टाइम मतलब आपको लगाना है जहाँ पे आपको कुछ इनपुट निकले, आउटपुट निकले आपका, इनपुट आप दें। तो मेरा इकोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, ये पूरा अच्छे से हो गया था, मतलब बहुत ही अच्छे से। फिर मैंने इवोल्यूशन अच्छे से किया, डेवलपमेंटल बायोलॉजी मैंने अच्छे से की, और उसके बाद में मैं प्लांट फिजियोलॉजी पहले नहीं पढ़ने वाली थी क्योंकि मैं जूलॉजी से एमएससी कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्या ही सेंस बनता है। बट फिर मैंने जब प्लांट फिजियो की यूनिट देखी, क्वेश्चंस देखे, तो उसमें से बहुत सारा चीज़ें मुझे बीएससी से मतलब रिलेट कर पा रही थी मैं, तो मैंने सोचा कि इस यूनिट को भी कवर कर लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी से। अगेन आप श्योर नहीं हो सकते, लेकिन हाँ ये एक जनरल पैटर्न देखा गया है। तो फिर ये यूनिट हो गया। फिर मेरी सेल कम्युनिकेशन की यूनिट भी मैंने कर ली, सेल कम्युनिकेशन की यूनिट, ठीक है। और सेल बायोलॉजी की जहाँ तक बात आती है, तो सेल बायोलॉजी में मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे हेयर एंड देयर करके पढ़ा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह, जब मैंने शुरू किया था जेआरएफ के लिए पढ़ने के लिए, तब मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, वही पाथफाइंडर की बुक से पढ़ा था, ठीक है ना। और ये चीज़ें हो गई, पाथफाइंडर की बुक से ही पढ़ा था। उसके बाद हमें पता चला कि अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन मिल रही है, तो हमने सब्सक्रिप्शन ले ली थी, दिसंबर में सब्सक्रिप्शन ले लिया था, ठीक है। तो उसके बाद से पढ़ाई चालू थी। तो ये हमारा सेल बायोलॉजी में भी हल्का फुल्का। तो अच्छे से हमारी कौन कौन सी यूनिट हुई थी, बायोकेमिस्ट्री हुई थी, ठीक है। सेल बायोलॉजी आप कह सकते हैं 50% हुई थी, क्योंकि जो उसमें ऑर्गेनेल्स वाला पोर्शन था वो पोर्शन मुझे समझ नहीं आता था या मुझे याद नहीं होता था, बट मैं उसके लिए कॉन्फिडेंट कभी नहीं रहती थी। और माइक्रोबियल वाला पोर्शन, उसके अलावा जो पोर्शन था वो पढ़ा था, ठीक है। फिर जो है फंडामेंटल बायो। अब फंडामेंटल बायो में भी मैं आपके साथ बहुत ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ कि मैंने बस रेप्लिकेशन को अच्छे से पढ़ा था, रेप्लिकेशन को अच्छे से पढ़ा था। लेकिन हाँ एक बेसिक आइडिया होता है कि, लेकिन उस लेवल का नहीं आइडिया था मुझे कि मैं CSIR नेट के क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। तो मैंने रेप्लिकेशन और जो है पढ़ा था अच्छे से, और बाकी जो DNA का स्ट्रक्चर और पैकेजिंग वगैरह था वो सेल बायोलॉजी में ही कवर था, ठीक है।
और फिर नेक्स्ट यूनिट थी हमारी सेल सिग्नलिंग, उसे मैंने एकदम अच्छे से पढ़ा था, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा था उसमें। होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप जब मुझे समझ नहीं आ रही थी अच्छे से, बट फिर भी मैंने उसमें बहुत टाइम दिया, बहुत इनपुट दिया, ठीक है। अब सेल सिग्नलिंग में एक क्वेश्चन, सेल कम्युनिकेशन में एक यूनिट है इम्यूनोलॉजी, तो उससे भी थोड़ा डर लगता है। इम्यूनोलॉजी भी मैं पहले नहीं करने वाली थी, क्योंकि आप कभी भी यूट्यूब वीडियो सर्च करिए या स्ट्रेटजीज वीडियो सर्च करिए तो उसमें हमेशा मतलब बताते हैं कि इम्यूनोलॉजी में इनपुट बहुत ज़्यादा लगता है, आउटपुट कुछ नहीं निकलता, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं करने वाली थी। लेकिन मेरा जो एमएससी फाइनल सेमेस्टर था उसमें इम्यूनोलॉजी का सिलेबस था, तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ा अच्छे से। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि जब इसमें पढ़ा ही है तो इम्यूनोलॉजी कर लेते हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं और क्वेश्चंस के हिसाब से भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ये 4 टॉपिक मैंने खूब अच्छे से किए थे। उसके बाद बात आती है आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी की। डेवलपमेंटल बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, ये 6 यूनिट्स मैंने अच्छे से किए थे, ठीक है ना। और बात आती है सेल बायोलॉजी को छोड़कर यहाँ पर इवोल्यूशन की बात आती है, ठीक है, और इकोलॉजी। रुकिए मैं इसे अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। तो सबसे पहले यूनिट हमारी हो गई बायोकेम की। सेल बायोलॉजी मैं इसमें नहीं लिख रही हूँ क्योंकि उसे मैंने बहुत अच्छे से नहीं किया था, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री हो गई। फिर मेरी दूसरी यूनिट हो गई आपकी सेल सिग्नलिंग वाली, इसे भी मैंने बहुत अच्छे से किया था। फिर आ गई आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और फिर आ गई आपकी प्लांट फिजियोलॉजी, फिर आ गई आपकी जो है आपकी इकोलॉजी और आपका इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो 6 यूनिट्स थे, इसे मैंने मतलब इसमें मैंने बिट्स एंड पीसेस में तैयारी नहीं की थी, इसे मैंने एकदम 100% तैयार किया था। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें इसमें अच्छे से प्रिपेयर की थी, ठीक है। अब बात आते हैं जिन चीज़ों पे मैंने पार्शियल स्टडी की थी, जैसे कि डाइवर्सिटी का पोर्शन, इसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और मैं बताना भूल गई आपको, मैंने अनअकैडमी से प्रिपरेशन की है। वीरेंद्र सर और ज्योति मैम मेनली मेरे मेंटर्स रहे हैं, और मैं सारा क्रेडिट उन्हें देती हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे पूरा सिलेबस अच्छे से समझने में मदद की और डेवलप किया मेरे अंदर कि किस तरह से क्वेश्चंस को करना है, और क्वेश्चन सॉल्विंग और बाकी सारे नोट्स बहुत इजी हो गए उनकी वजह से, कि मेरा पूरा जो फ्लो था वो बना रहा। और कभी कभी दिमाग जैसे ऑफलाइन क्लासेस करके बहुत परेशान हो जाता था, तो उनके लेक्चर्स देख के और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती थी, ठीक है। जैसे मुझे एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी चीज़ों को समझने के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरी तरह से उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, आपको अपना दिमाग लगाना होगा, लेकिन हाँ आपकी मुश्किलें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक LCMB का कॉन्सेप्ट था इम्यूनोलॉजी में, तो वो कॉन्सेप्ट अगर आप ऐसे पढ़ते, सेल्फ स्टडी करते, तो आपको बहुत मतलब ढूंढना पड़ता कि वो कॉन्सेप्ट कहाँ पर है। लेकिन वीरेंद्र सर के लेक्चर्स में सर ने कई बार वो क्वेश्चन सॉल्व करवाए, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और वो क्वेश्चंस मेरे एग्ज़ाम में भी आए थे, ठीक है। तो मुझे हेल्प हुई, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ। अब आपका 9th यूनिट, आपको बस मैंने उनके जो नोट्स हैं, जैसे सर ने रिवीजन नोट्स भी दिए थे जिसमें वो क्विकली सारे यूनिट्स को रिवाइज करते, तो मैंने सिर्फ वही नोट्स पढ़े थे 9th यूनिट के लिए। ऑल्दो मुझे ज़्यादा याद नहीं हुआ था, बट हाँ फिर भी एक होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि हाँ किस तरह से चीज़ों को सॉल्व करना है। ये यूनिट और जो सेकेंड यूनिट थी सेल बायोलॉजी वाली, वो भी पार्शियल ही मैं रखती हूँ क्योंकि मैंने पूरा तो पढ़ा नहीं था, तो पार्शियल अंडरस्टैंडिंग थी उसकी। ये 2 यूनिट पार्शियल ही थे, और फंडामेंटल को तो मैं नहीं गिनती हूँ क्योंकि उसमें सिर्फ एप्लीकेशन पढ़ा था। तो ये था मेरा पूरा, जितना चीज़ें मैंने पढ़ी थी मैं आपको 100% ऑनेस्टी के साथ बता रही हूँ। तो ये था, इस तरह से हुआ क्वेश्चन। लेकिन हाँ, मैं अपना पूरा क्रेडिट दूंगी कि मैंने क्वेश्चंस बहुत सॉल्व किए, यहाँ तक कि मैंने क्वेश्चन फ्रेम करना भी सीखा कि अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ रही हूँ तो क्या मैं उस टॉपिक से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बना सकती हूँ या नहीं बना सकती हूँ। तो आई थिंक इस चीज़ ने मेरी बहुत मदद की। तो इस तरह से एग्ज़ाम क्लियर हुआ, और मेरे एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस तो थोड़ा ड्रामेटिक है, क्योंकि मैंने मतलब एग्ज़ाम देने जब मैं गई तो वहाँ पर थोड़ी देर तो मैं मतलब ऑन किया, रजिस्टर किया, सब कुछ किया, लेकिन थोड़ी देर बाद आई थिंक 10 to 15 मिनट्स जब एग्ज़ाम शुरू हुए उसके बाद में मेरा जो कंप्यूटर था वो बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया। सो आई फ्रीक्ड आउट एट दैट पॉइंट। कंप्यूटर ब्लैकआउट है और समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। बट लकीली मेरे क्लास में एक बच्चा था वो एब्सेंट था, तो फिर उसके सिस्टम पे मेरा पूरा डाउनलोड हुआ, और फिर मैंने उसके सिस्टम से अपना एग्ज़ाम दिया। तो हाँ, आपको फ्रीक आउट नहीं करना है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है।
तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। अगर आपको ठीक लगा हो तो आप मुझे बताइएगा, और अगर कोई दिक्कत हो या फिर कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।